हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न एशिया का जो बचा हुआ पोर्शन था उसके बारे में। और दोस्तों, मैं आपसे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उनके आंसर्स दें, और साथ ही अगर आप फीडबैक शेयर कर सकें तो वो और भी अच्छी बात होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कुछ और मैं ऐड कर सकता हूँ वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए, या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। लेट्स गो। पिछली वीडियो में हमने ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न एशिया का कवर किया था इतना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए एरिया की, वेस्टर्न एशिया का। उसमें हमें डिस्कस करना है ईरान को, इराक को, सऊदी अरेबिया को, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। तो टोटल 9 कंट्रीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इन कंट्री को डिस्कस करने से पहले थोड़ा वाटर बॉडीज को भी देख लेते हैं। इस एरिया के आसपास जो वाटर बॉडीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वाटर बॉडीज में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये एरिया जिसको रेड सी बोलते हैं। रेड सी के अगर हम ऊपर देखें, ये चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इधर पड़ता है गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ सुएज, और यहाँ पे एक कैनाल पड़ती है जिसको कहते हैं सुएज कैनाल, और इस तरफ पड़ता है गल्फ ऑफ अकाबा, और ये रहा हमारा रेड सी। रेड सी के अगर हम इधर जाएंगे तो ये पड़ता है गल्फ ऑफ एडन। यमन में एक सिटी है एडन नाम की, उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है एक स्ट्रेट जिसका नाम है बाब एल मंडेब। यहाँ पे ये है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। इस तरफ हम जब जाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया अरेबियन सी। फिर नीचे की तरफ जब जाएंगे तो इंडियन ओशियन आ जाएगा। फिर इस तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है ओमान। ओमान के इधर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ। ये सऊदी अरेबिया वगैरह में इसको पर्शियन गल्फ की जगह ये अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, लेकिन इसका ओल्डर नेम देखें तो वो पर्शियन गल्फ है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। ये है यहाँ पर। तो दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और दूसरा है बाब एल मंडेब। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली अपने वाटर बॉडीज की। अब हम देखेंगे एक एक कंट्री को डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी का नाम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब वो 2 कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सिटी टर्की में आती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि साइप्रस जो कंट्री है वो किस सी में प्रेजेंट है, किस सागर में साइप्रस स्थित है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत आसानी से आएगा अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देखना शुरू करते हैं हर एक कंट्री को डिटेल में, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईरान से। ईरान को एक और नाम से जाना जाता है पर्शिया। तो यहाँ के लोगों को पर्शियन भी कहा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ईरान में रहने वाले हर इंसान को आप पर्शियन नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर मल्टीपल एथनिसिटी के लोग रहते हैं। वो कौन कौन सी एथनिसिटीज हैं उनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको पाकिस्तान के साथ बाउंड्री दिखेगी, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद ऊपर आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, फिर यहां पर कैस्पियन सी के साथ ये बाउंड्री शेयर करेगा। ऊपर देखें तो यहां पर अजरबैजान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, फिर अर्मेनिया के साथ, फिर यहां पर टर्की के साथ ये बाउंड्री शेयर करेगा, फिर इराक के साथ इधर बाउंड्री शेयर हो रही है, और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कुवैत के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फिर इधर इसकी वाटर बाउंड्रीज आ जाती हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की। ईरान के अगर ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसकी कैपिटल है तेहरान और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। अगर एरिया के टर्म्स में बात करें तो ईरान वेस्टर्न एशिया की 2nd लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और उसके बाद वेस्टर्न एशिया में ईरान का नंबर आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है पर्शियन यानी कि फारसी, और ईरान के पास नेचुरल गैस और ऑयल की कमी नहीं है। इनफैक्ट आज हम जितनी भी कंट्रीज देखेंगे सबके पास ये रिसोर्सेज भर भर के हैं। और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को बीच में कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, मैंने आपको बता रखा है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से वर्ल्ड का करीबन 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। वर्ल्ड की करीबन 1/3 लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस यहां से ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस रीजन पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल है। इनका यहाँ पर ये पोर्ट है जिसको कहते हैं बंदर अब्बास, और ये इनका एक आइलैंड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आइलैंड है इसका नाम है क्वेशम आइलैंड।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा आगे जाएंगे जहां पर गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, तो यहां पर आपको एक और पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट का आपने नाम जरूर सुना होगा क्योंकि यहां पर इंडिया को अलाउ किया गया है कि वो यहां पर लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक कामों के लिए इस पोर्ट का यूज कर सकता है। और इसका मेन यूज इंडिया करना चाहता था, अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए यहां से एक रेलवे रूट बनाने का प्रस्ताव था जो अफगानिस्तान को कनेक्ट करेगा। लेकिन ये जो रेलवे रूट वाला जो प्रस्ताव है वो तो आप ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन चाबहार पोर्ट आपको ध्यान में रखना है, और चाबहार पोर्ट यहां पर है। और इधर पाकिस्तान में एक पोर्ट पड़ता है पास में ही, करीबन आई थिंक 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों पोर्ट्स के बीच में। और ग्वादर पोर्ट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर चाइना जो है उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, यहां पर इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है चाबहार में, तो ऐसे ही चाइना ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। दोनों ने ही स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। दोस्तों ईरान का अगर हम डेमोग्राफिक देखें तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और हम जितने भी कंट्रीज देखेंगे इस वीडियो में वो सारी की सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ही हैं। करीबन 99.4% पॉपुलेशन यहाँ की मुस्लिम है, और उसमें से 89% शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है, करीबन 10% सुन्नी, और बाकी की बची हुई जो 1% पॉपुलेशन है उसमें आ जाता है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म यानी कि जूइश लोग जो होते हैं, यहूदी लोग। तो आपको यहां से ये बात ध्यान रखने की है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन जो है वो ईरान में है। दूसरी बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको पता है कि इजराइल में जूइश लोग रहते हैं, लेकिन इजराइल के बाहर अगर किसी कंट्री में सबसे ज्यादा जूइश लोग रहते हैं तो वो है ईरान। दोस्तों अगर एथनिसिटी की बात करेंगे तो ईरान का ये वाला हिस्सा है, इसमें अजरबैजानी पॉपुलेशन रहती है। आप देख सकते हैं ऊपर अजरबैजान है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अजरबैजानी पॉपुलेशन ईरान में रहती है, यानी कि अजरबैजान से भी ज्यादा अजरबैजानी पॉपुलेशन ईरान में है। वहीं ये वाला एरिया है इतना, इसमें आपको देखने को मिलेगी कुर्दिश पॉपुलेशन। कुर्दिश एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एथनिसिटी है वेस्ट एशिया के रीजन में, जिनके पास खुद की कंट्री नहीं है और वो खुद की कंट्री की डिमांड करते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो और किस किस कंट्री के किन किन रीजन्स में डिमांड कर रहे हैं अपने लिए कंट्री की। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और सऊदी अरेबिया जो है ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। तो इन दोनों ही कंट्री के बीच में 36 का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। और आज हम जो भी कंट्रीज देखने वाले हैं उनमें से कुछ कंट्रीज में ये जो शिया और सुन्नी का जो मुद्दा है इसका फायदा उठा के कुछ पावर्स हैं वर्ल्ड की जो शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं और उससे कंट्री का नुकसान हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फिजिकल फीचर देखते हैं ईरान के। तो ईरान को अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको अलबुर्ज माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और अलबुर्ज माउंटेन में एक पीक है जिसका नाम है दामावंद, और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसकी हाइट है 5610 मीटर्स। और आप देख सकते हैं कैस्पियन सी के पास में ही है, और ये जो वॉल्केनो है ये एशिया का टॉलेस्ट वॉल्केनो है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। दोस्तों ईरान जो है इसके पास माउंटेन्स जो हैं वो इसकी कुछ हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग हैं वो आसानी से यहाँ पर इन्वेड नहीं कर पाते हैं। इस तरफ आपको अलबुर्ज माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, फिर इस तरफ जाग्रोस माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, और इधर कोपेट दाग माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे तुर्कमेनिस्तान और ईरान की बाउंड्री पर। यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है दस्त-ए-लुत, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक सॉल्ट डेजर्ट है। दस्त-ए-लुत, इसको लुत डेजर्ट भी कह दिया जाता है। और ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कावीर डेजर्ट, और जब हम इन दोनों डेजर्ट को कंपेयर करते हैं तो कावीर डेजर्ट जो है वो बड़ा डेजर्ट है। साथ ही आपको एक लेक देखने को मिलेगी, इस लेक का नाम है लेक उर्मिया। और ये हमने कवर कर लिए ईरान के फिजिकल फीचर। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्री, और नेक्स्ट कंट्री है हमारी इराक। इराक का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इराक। इराक की जब हम बात करेंगे तो मेनली पहले हम देखेंगे दो रिवर्स, काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स। एक है रिवर टिग्रिस और दूसरी है यूफ्रेट्स। दोस्तों ये दोनों ही रिवर्स आप देख सकते हैं ऊपर टर्की से आ रही हैं, और ये जो यूफ्रेट्स है ये तो सीरिया से भी होते हुए आती है, और फिर ये आगे जाकर यहाँ पे इस तरीके से कुछ दोनों रिवर्स मिलती हैं, और फिर आगे जाकर ये यहाँ पर्शियन गल्फ में चली जाती हैं। दोस्तों इसके बीच का जो एरिया है, इन दोनों रिवर्स के बीच का एरिया, ये काफी फर्टाइल एरिया है, और इसी एरिया में पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया। तो वो इसी के इन नदियों के पास ही आपको वो साइट्स देखने को मिलेंगी। और इराक की जो कैपिटल है बगदाद, वो भी आपको इस रिवर के पास ही देखने को मिलेगी, टिग्रिस के।
तो इतना जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल एरिया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से खेती वगैरह भी होती है इराक में। और जो इराक की करीबन 75% पॉपुलेशन है वो आपको इन रिवर्स के बीच में ही रहती हुई दिखेगी। दोस्तों इराक की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी है। मैंने आपको बताया दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा और इनके बीच में पड़ता है इराक। तो कहीं ना कहीं इराक जो रहा है वो हमेशा ईरान और सऊदी के बीच में प्रॉक्सी वॉर का एक जोन रहा है। प्रॉक्सी वॉर मतलब ईरान और सऊदी अरेबिया में कभी भी सामने से कोई लड़ाई नहीं हुई है, वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। इराक रहा है, उसके अलावा जब यमन के बारे में बात करेंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों थोड़ा इराक की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ईयर 1979 में यहाँ पर सद्दाम हुसैन पावर में आए थे और सद्दाम हुसैन ने काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर रूल किया। उनको काफी सारा सपोर्ट भी मिलता था इनिशियली यूएस का, लेकिन फिर बाद में ईयर 2003 में यूएसए ने कहा कि भाई इराक जो है वो वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बना रहा है जिससे वो दुनिया को खत्म कर सकता है, और यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स को भेज दिया। और जब वो यहाँ पहुंचे तो पता चला कि भाई ऐसा तो कुछ वेपन यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन सद्दाम हुसैन पर काफी सारे आरोप लगे थे और सद्दाम हुसैन को आई थिंक ईयर 2006 में फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि कोई लीडर यहाँ पे रहा ही नहीं, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और जब 2011 में यहाँ से ये छोड़ के चले गए अमेरिकन सोल्जर्स, तो उसके बाद यहाँ के हाल बहुत बुरे हो गए और आईसिस जो है वो ग्रुप यहाँ पर आ गया, उन्होंने यहाँ पर काफी बुरा हाल कर दिया। दोस्तों अगर इराक की एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर 75% लोग अरब्स हैं और करीबन 15% पॉपुलेशन यहाँ पर कर्द्स की है, कुर्दिश लोग। और अगर रिलीजन वाइज बात करें तो ये एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, 65% पॉपुलेशन यहाँ पर शिया की है और सुन्नी करीबन 25%। तो अगर मैं आपको मैप में बताऊं तो ये ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको कुर्दिश पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इराक में तो ये इधर का जो एरिया है, इस मैप में आप देख सकते हैं जो इतना एरिया है यहाँ का, ये यानी कि इतना जो एरिया है, इस एरिया पर तो इन्होंने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है कुर्दिश लोगों ने। इसको वो इराकी कुर्दिस्तान बोलते हैं और यहाँ पर वो लोग खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, खुद की गवर्नमेंट है वहां पर। तो इधर का जो रीजन है वो ऑटोनॉमस तरीके से ये काम करता है एज इराकी कुर्दिस्तान। दोस्तों सिर्फ ईरान या इराक में ही कुर्दिश पॉपुलेशन नहीं है, ये देखिए मैप, तो इससे आपको पता चलेगा कि कुर्दिश पॉपुलेशन आपको यहाँ ईरान में देखने को मिलेगी, इधर इराक में देखने को मिलेगी, यहाँ पर सीरिया में देखने को मिलेगी, टर्की में सबसे ज्यादा आपको कुर्दिश पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और थोड़ा सा अर्मेनिया में भी। तो ये जो कुर्दिश पॉपुलेशन है ये डिमांड कर रही है अपने लिए एक सेपरेट नेशन की, जिसको वो कुर्दिस्तान का नाम दे रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दूं। ईरान और इराक के बाद अब हम देखेंगे अरेबियन पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। आपको पता है जो लैंड मास 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो ये पूरा एरिया आपका हो गया अरेबियन पेनिनसुला, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये। तो इसमें सबसे पहली कंट्री हम देखेंगे सऊदी अरेबिया। साथ ही आपको मैं बता दूं कि अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला भी है। तो हमें बात करनी है सबसे पहले सऊदी अरेबिया के बारे में। एरिया के टर्म्स में ये वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट कंट्री है और वेस्टर्न एशिया की सबसे बड़ी कंट्री। बॉर्डर ये शेयर करता है टोटल 7 कंट्रीज के साथ, यहाँ पर कुवैत के साथ, ऊपर इराक, इधर जॉर्डन, नीचे यमन, ओमान, यूएई, कतर और यहाँ पर बहरीन है। बहरीन के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, हालांकि इनके बीच एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है किंग फहाद कॉजवे, तो ब्रिज से कनेक्टेड हैं ये दोनों। सऊदी अरेबिया एक मोनार्की है, यहाँ पर आपको किंग देखने को मिलेंगे राज करते हुए। और आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया के प्रिंस कौन हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया में 2 बहुत फेमस जगह हैं, इस्लाम की होली साइट्स कहा जाता है इनको, एक है मदीना और एक है मक्का। तो ये रहा मदीना और ये रहा मक्का, जहां पर दुनिया के हर कोने से मुस्लिम लोग हज करने आते हैं और इसकी वजह से सऊदी अरेबिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बहुत हेल्प भी होती है। दोस्तों यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ अकाबा के पास यहाँ पर आइलैंड है। इसको अगर मैं बड़ी पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ये है इसकी जूम पिक्चर और आपको यहाँ पे आइलैंड देखने को मिलेंगे। एक है तिरान और दूसरा है सनाफिर। इन आइलैंड्स पर एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा था इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच, लेकिन ईयर 2016 में इजिप्ट की पार्लियामेंट ने इन दोनों ही आइलैंड्स को ट्रांसफर कर दिया सऊदी अरेबिया के अंडर, जिसकी वजह से इजिप्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है स्ट्रेट ऑफ तिरान,
इधर रेड सी ऊपर आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ अकाबा, तो इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ तिरहान। अब बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स की सऊदी अरेबिया के। तो सऊदी अरेबिया में आपको मोस्टली डेजर्ट वाला इलाका ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर सीरिया के पास आपको सीरियन डेजर्ट देखने को मिलेंगे। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अन-नफूद डेजर्ट है, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट डेजर्ट जिसका नाम है रूब अल खाली डेजर्ट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस डेजर्ट का नाम याद जरूर रखें। दोस्तों ये तो छोटे छोटे डेजर्ट थे, लेकिन इस एरिया में अगर पूरा एरिया देखें तो डेजर्ट वाला ही एरिया है और इस पूरे रीजन को कहा जाता है अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट में आप देखिए ये जॉर्डन वाला इलाका भी आ गया, यहाँ से इराक का भी इलाका आ गया और ये पूरा इलाका यमन, ओमान, ये सब डेजर्ट वाला इलाका है और इसको कहा जाता है अरेबियन डेजर्ट। और अरेबियन डेजर्ट वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है। अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, और 6th लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो भी एशिया में ही आता है, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। आपको कमेंट्स में बताना है कि गोबी डेजर्ट कहां पर है, मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। और दोस्तों सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको करीबन 40% पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी जो बाहरी पॉपुलेशन है वो सऊदी अरेबिया के नेटिव नहीं है और वो यहाँ मेजरली काम वगैरह करने के लिए आते हैं, जिसमें आपको मेजरली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इन जगहों से लोग मिलेंगे। और आगे आने वाली कंट्रीज जब हम देखेंगे, ओमान, यूएई, कतर या कुवैत, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो बाहर से आने वाले लोगों की ही है। अब अगली कंट्री देखते हैं, वो है यमन। यमन लोकेशन वाइज काफी अच्छी लोकेशन पर है। इस तरफ आप देख सकते हैं रेड सी है, रेड सी के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट पड़ता है बाबल मंडेब, और फिर गल्फ ऑफ एडन जो कि यमन का ही एक सिटी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसको कहते हैं सोकोत्रा आइलैंड, ये भी यमन का ही आइलैंड है। तो लोकेशन के हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है यमन, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो यमन का देखे तो अच्छा नहीं है और ये प्रॉक्सी वॉर का शिकार है। और प्रॉक्सी वॉर किसकी है? सऊदी अरेबिया और ऊपर से ईरान की। और ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है ईयर 2015 से। तो ईयर 2015 से एक सिविल वॉर चल रहा है यमन में। 2 ग्रुप्स हैं, एक है हूती ग्रुप और दूसरा वहां पर है एक ग्रुप जिसको अल हादी बोलते हैं। अल हादी ग्रुप आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के वफादार लोग हैं उनको कहेंगे अल हादी ग्रुप, और एक तरफ है हूती या हैती इसको कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंट्री के अंदर ही वॉर चल रहा है। हूती ग्रुप जो है ये शिया लोग हैं और इधर ये सुन्नी है। तो शिया को सपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और सुन्नीज यानी अल हादी जो ग्रुप है इनको सपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा। और उसकी वजह से बीच में जो पिसते हैं लोग वो हैं यमन के आम नागरिक। एक टाइम पर यमन बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री हुआ करती थी, यहाँ पर सब कुछ था इनके पास, लेकिन जब से सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से कंट्री बर्बाद हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। अगर बाहर से भी मेडिकल फैसिलिटीज लाने की कोशिश होती है वो भी अंदर तक नहीं आ पाती है। इनफैक्ट यहाँ पर अल कायदा जो है टेररिस्ट ग्रुप वो भी आ चुका है, वो भी अपने पैर फैला रहा है यहाँ पर। तो सीरिया जो है या फिर इराक जो है उसके बारे में तो न्यूज में हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन यमन एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते हैं कि वहां पर ऐसे हालात चल रहे हैं। और दोस्तों उसके अलावा एक ग्रुप है जिसका नाम है GCC, जिसको कहते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं। तो 6 मेंबर्स जो हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा लेड किए जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ईरान को नहीं रखा गया है, यमन को भी नहीं रखा गया है और ना ही इराक इसका पार्ट है। यमन के बाद अगली कंट्री है ओमान। ओमान का अगर ऑफिशियल नेम देखें तो वह है सल्तनत ऑफ ओमान। तो इससे आपको सीधे आइडिया लग गया होगा कि ये एक मुनारकी है। यहाँ पर एक सुल्तान है जो यहाँ पर राज करते हैं। कैपिटल की बात करें तो वह है मस्काट, और मस्काट जो है वो इधर सी कोस्ट पर है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री की कैपिटल सी कोस्ट पर हैं। तो मस्काट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर यूएई में हम अगर अबू धाबी देखेंगे तो वो भी है, कतर की जो दोहा है वो भी है। तो इस तरह से भी ध्यान रखें, कभी कभी ये चीजें भी पूछी जाती हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से पास होता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन आ रही है। फिर ये यूएई से पास होता है और उसके बाद फिर ये ओमान से पास होता है। तो ये 3 कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान से पास होता है। फिर आगे जाके इंडिया से पास होगा, फिर बांग्लादेश, इस तरीके से। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ओमान की कैपिटल है मस्कत, वहां से ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी है तो देख लें, बहुत डिटेल वीडियो है, सब कुछ कवर किया है उसमें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह। दोस्तों ओमान को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। अब स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट का मतलब ये मत समझे कि यहाँ पे बहुत हसीन वादियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, घूमने लायक जगह है, ऐसा नहीं है। इसको स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे के पूरे वेस्टर्न एशिया में, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट बोल देते हैं पर्टिकुलरली, वहां पर बहुत अशांति है, अलग अलग तरीके की वॉर चल रही है हर जगह, लेकिन उसके बीच ओमान एक बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत स्टेबल कंट्री है, और साथ ही जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज के बीच में जो मनमुटाव रहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर काफी सारी ट्रीटीज साइन की जाती हैं, इसलिए इसको कह देते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज ये टर्म देती हैं इनको, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। दोस्तों अगर आप ओमान की टेरिटरी देखें तो इतनी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरी टेरिटरी, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर भी ओमान की टेरिटरी है इधर, तो ये अलग है ओमान से, लेकिन ये भी ओमान की ही टेरिटरी है, यूएई के आगे आपको ये देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से ओमान को बहुत बड़ा एज मिल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ पर ये जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ पर भी ईरान के साथ साथ इनका भी डोमिनेंस हो जाता है। और अगर इस टेरिटरी का नाम मैं आपको बताऊं जो ओमान का है, इसका नाम है मुसानदाम, और एक फिर छोटा सा एक और एरिया देखने को मिलेगा जिसका नाम है माधा। दोस्तों इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है जिसको कहते हैं डुकम पोर्ट, DUQM। तो इंडिया को एक्सेस मिल गया है, राइट्स मिल गए हैं कि इंडिया यहाँ पर इस पोर्ट को यूज कर सकता है मिलिट्री या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। 2018 में ये एक तरह से ट्रीटी साइन हुई थी। और जैसा मैंने आपको बताया था सऊदी अरेबिया में एक्सपैट्स रहते हैं, एक्सपैट्स का मतलब जो लोग कंट्री के नहीं है उस और बाहर से आए हुए हैं, तो करीबन 39% पॉपुलेशन यहाँ की बाहर से आई हुई है, और उसमें भी अगर मेजॉरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, फिर इंडिया से, फिर पाकिस्तान से आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं अगली कंट्री और वो है UAE। दोस्तों यूएई का आपने फुल फॉर्म सुना होगा, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इस पे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये है क्या एक्चुअली। आपको नाम सुनने को मिलेंगे अबू धाबी, दुबई, शारजाह, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको तो और भी ये टर्म्स पता होंगी। तो अगर हम 1971 से पहले की बात करें तो ये अलग अलग एरियाज हुआ करते थे जहां पर शेख हुआ करते थे और उनके अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे जिनको शेखडम्स कहा जाता था। लेकिन 1971 में एक करार हुआ इनके बीच कि भाई हमें एक साथ आ जाना चाहिए और एक तरीके से एक कंट्री को फॉर्म करना चाहिए। तो हर एक किंगडम जो था उसको कहा जाता था एमिरेट्स, ठीक है, और हर एमिरेट का जो शेख होगा उसको कहेंगे एमिर, ठीक है। तो ये अलग अलग एमिरेट्स एक साथ आए 1971 में और इन्होंने फॉर्मेशन किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। ये कौन कौन से एमिरेट्स हैं? एक है अबू धाबी पहला, दूसरा है दुबई, तीसरा है शारजाह, चौथा है अजमान, पांचवा है उमाल अल क्वाइन, छठा है रस अल कामिया और सातवां है फुजिरा। तो ये 7 हैं। इधर आपको ये जो बाकी के नाम दिख रहे हैं ये इन्हीं की टेरिटरीज हैं, कुछ शेयर टेरिटरी हैं, कुछ थोड़ा बहुत इनके बीच में कुछ मनमुटाव वगैरह है। एमिरेट्स को आप एक तरीके से जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं उनकी तरह मान सकते हैं। तो ये एमिरेट्स जो है ये मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाते हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट क्या हुआ, एक तरह से एक कंट्री है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर जो कतर और बहरीन है ये भी पहले यूएई का पार्ट बनने वाले थे, लेकिन इनको जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ठीक नहीं लगी और इन्होंने लास्ट में ऑप्ट आउट कर लिया था। तो यूएई टोटल 7 एमिरेट्स से फॉर्म होता है। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि भाई अबू धाबी, दुबई, शारजाह क्या है, ये सब यूएई का पार्ट है। और इसमें जो सबसे बड़ा एमिरेट है वो है अबू धाबी और उसके बाद दुबई, और इन दोनों के नाम बहुत सुनने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास ऑयल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एमिरेट्स। अब बात आती है कि यहां पर जो गवर्नमेंट है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है। तो ये जो 7 एमिरेट्स हैं, ठीक है, इनको मिलाकर फॉर्म होता है एक फेडरल सुप्रीम काउंसिल, ठीक है। और ये फेडरल सुप्रीम काउंसिल एक प्रेसिडेंट को चूज करती है। हर 5 साल बाद ये प्रेसिडेंट चूज किया जाता है और जो प्रेसिडेंट होगा वही हेड होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेसिडेंट हमेशा जो अबू धाबी का एमिर होता है उसको ही बनाया जाता है। 1971 से ये प्रथा चली आ रही है कि अबू धाबी का जो एमिर है वही प्रेसिडेंट होगा यूनाइटेड अरब अमीरात का। वहीं प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो जो दुबई का एमिर होगा उसको ही बनाया जा रहा है 1971 से। तो ये एक तरीके से सिर्फ कहने वाली बात होगी कि फेडरल सुप्रीम काउंसिल के द्वारा ये प्रेसिडेंट चूज किया जाएगा। सिंस इंसेप्शन वो हमेशा अबू धाबी का जो एमिर है वही बनता है। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी, और लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो वो है दुबई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में सिर्फ 12% लोग ही ऐसे हैं जो एक्चुअल में यूएई के हैं, बाकी के जो लोग हैं वो बाहरी लोग हैं।
यानी कि 88% लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं। और उसमें से भी अगर मेजोरिटी की बात करें तो इंडिया से सबसे ज्यादा करीबन 25% लोग, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं यहाँ पर। और आप लोगों के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, बुर्ज खलीफा का नाम सुना ही होगा, वो किस एमिरेट के अंदर है, किस एमिरेट में बुर्ज खलीफा है, वो आपको कमेंट में नीचे लिखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंट्री की, और वो है कतर। कतर सिर्फ एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वो है सऊदी अरेबिया के साथ। इसकी कैपिटल है दोहा। इनके पास खूब सारा ऑयल, नेचुरल गैस है। यहाँ पर भी अगर बाहर से आए हुए लोगों की बात करें तो वही यूएई वाला हाल है। 12% लोग सिर्फ कतर के लोग हैं खुद, और बाहरी जो बाकी के लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग ही हैं। उसमें फिर वही इंडिया से आए हुए लोग, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 वो कतर में होने वाला है। तो एक छोटी सी कंट्री, इतना सा साइज है इसका, वो कराने जा रही है फीफा का वर्ल्ड कप। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा है इनके पास। उसके बाद आती है अगली कंट्री जो बगल में ही है कतर के, और वो है बहरीन। बहरीन जो है उसकी कैपिटल का नाम है मनामा। ध्यान रखना, मनामा है, पनामा नहीं। बहरीन जो है वो किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। हाँ, लेकिन एक ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ, जिसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किंग फहद कॉजवे इसको बोलते हैं। और ये भी खूब पैसे वाली कंट्री है। वही ऑयल है इनके पास, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। इसके बाद आखिरी जो कंट्री है वो है कुवैत। कुवैत बॉर्डर इधर शेयर करता है इराक के साथ, इस तरफ सऊदी अरेबिया के साथ, दो कंट्रीज के साथ। इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। एयरलिफ्ट में कहानी बताई गई है 1990 की, जब इराक ने इन्वेड किया था कुवैत पर, जब यहाँ पर सद्दाम हुसैन का रूल हुआ करता था इराक में। तो इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो जब इराक ने इन्वेड किया तो यहाँ पर हाल बहुत बुरे हो गए और लोगों को लाना पड़ा इंडिया में वापस। तो वही मूवी में दिखा रखा है एयरलिफ्ट मूवी में, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने वेस्टर्न एशिया को कर लिया है कंप्लीट, और अब नेक्स्ट संडे में आपके लिए लेके आऊँगा सदर्न एशिया पे वीडियो। तब तक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।